Hello everyone, very good evening all of you. Good evening, sir. ओके, वेरी गुड इवनिंग। तो आज हम लोग जो है पिछली क्लास से आगे मूव करने वाले हैं। तो पिछली क्लास में हम लोग जो है टेलीस्कोप के फॉर्मूले वगैरह कर चुके थे सारे, और उससे माइक्रोस्कोप के हमने न्यूमेरिकल कर लिए थे। ठीक है, तो अब हमें टेलीस्कोप के न्यूमेरिकल देखने हैं एक तो, और टेलीस्कोप में थोड़ा सा जो पार्ट बचा हुआ है थ्योरी का वो हमें कंप्लीट करना है। तो टेलीस्कोप में कल हम लोगों ने दो केस देखे थे। जब एक बार नॉर्मल आपका जो सेटिंग होती है, इन्फिनिटी पे इमेज बनती है, तो इस केस में फॉर्मूला क्या होता है मैग्नीफिकेशन का, कोई बताएगा? नॉर्मल सेटिंग में मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या आया था कल निकल गया? F naught by FE. एफ नॉट एफ ई आया था कल। ठीक है, राइट। और अगर आपकी जो 25 सेंटीमीटर वाली जो कंडीशन होती है, तो उसमें एम का फॉर्मूला क्या निकल के आया था? एफ ओ बाई एफ ई तो था ही वहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय क्या था? 1 plus FE by D. एफ ई बाई डी। ठीक है, तो दिस वर द टू कंडीशन जो कि हमारी होती हैं जहाँ पे जो टेलीस्कोप हमारी काम करती है। ठीक है, अब टेलीस्कोप जो हम पढ़ रहे हैं सारी, मैंने आपको जैसे कल भी बताया था कि सारी टेलीस्कोप जो हम पढ़ रहे हैं दे आर एस्ट्रोनॉमिकल। एस्ट्रोनॉमिकल मतलब रे आपकी इन्फिनिटी से पैरेलल रे आ रही हैं। ठीक है, और उसके बाद तो खैर इमेज कैसी भी बन सकती है, तो या तो डी पे बनेगी या इन्फिनिटी पे बनेगी। कुछ पहले जो सिलेबस में था वो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप भी थे। टेरेस्ट्रियल मतलब होता है कि रे किसी पॉइंट से आ रही है ऐसे, तो उसके से पैरेलल रे नहीं आती, ऐसे रे आती हैं। हो सकता है डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर ऐसा कुछ, तो वो केस हम देखेंगे। एक दो क्वेश्चन वो भी ट्राई करेंगे, वो भी कर लें, हालांकि वो सिलेबस में नहीं है। उसके अलावा एक और टेलीस्कोप होती थी पहले गैलीलियन टाइप की, जिसमें कि एक लेंस हमारा डाइवर्जिंग होता था, तो ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम इनको नहीं देखेंगे अब। और ये केस भी सिलेबस में वैसे नहीं है, लेकिन हम एक दो क्वेश्चन इसके करेंगे। अभी जो हम कर रहे हैं सारे क्वेश्चन ये वाले कर रहे हैं जो कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप वाले केस हैं, जबकि इन्फिनिटी से रे आ रही हैं। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद सम ऑफ द क्वेश्चंस। तो पहले तो एक क्वेश्चन है जो माइक्रोस्कोप का है एक्चुअली, मेरे को अच्छा क्वेश्चन मिला तो मैंने कहा पूछ लेता हूँ आप लोगों से। तो ये क्वेश्चन ये है कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कलर द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप विल बी मैक्सिमम। ओके, मैं कलर लिखे नहीं यहाँ पे। पहला है वाइट, तो वाइट तो खैर कलर नहीं था। रेड, वायलेट, येलो। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप, ठीक है, तो पुराना क्वेश्चन है, माइक्रोस्कोप का है। वॉयलेट। वायलेट, अच्छा ठीक है, बाकी लोग भी सोच लो।
ओके, तो फोकल लेंथ आपको पता है पे जो आपकी मैग्नीफाइंग पावर है वो सर वायलेट होगा आंसर। इनवर्सली रिलेटेड टू द फोकल लेंथ है। और लेंस मेकर फॉर्मूला आपने पढ़ा था, क्या था लेंस मेकर में? आया था? और आपने एक पढ़ा था कि म्यू जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/लैम्डा होता है। तो यहाँ से क्या निकल के आया था हमारा कुल मिला के कि फोकल लेंथ जो है प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होगी। तो फोकल लेंथ अगर प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होगी तो मैग्नीफाइंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके। तो मैग्नीफाइंग पावर ज़्यादा होगी जब लैम्डा कम होगी, तो लैम्डा कम होगी वायलेट की। आई थिंक ये सोचा आप लोगों ने भी। Yes, sir. यस सर। ओके, तो दिस वाज द क्वेश्चन। तो मेरे को अच्छा लगा क्वेश्चन, हालांकि माइक्रोस्कोप हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो दिस वाज द आंसर। तो आगे मूव करें टेलीस्कोप के क्वेश्चन पे। सर 1 मिनट क्वेश्चन नोट डाउन करें। ओके, डन सर। ओके, ठीक है। तो स्टेप स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। पहले जी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और बोर्ड के क्वेश्चन भी हैं इसमें और बाकी कंपटीशन के भी हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, इन अ लैब 4 convex lenses L1, L2, L3 and L4 of focal length 2, 4, 6 and 8 centimeter respectively are available. Two of these lenses form a telescope of length 10 centimeter and magnifying power 4. The objective and eye lenses are, ऑब्जेक्टिव और आई कौन होंगे? ऑप्शन है आप पे L2, L3, L1, L4, L3, L2, L4, L1। ये तो इजी है, इतना क्यों सोच रहे हो? L4, L1। डन सर। डन ना, FO/FE होता है ना मैग्नीफाइंग पावर। यस सर। तो 8/2 करोगे तो आ जाएगा इससे, ये अगर L4 लोगे या L1 लोगे। और लेंथ आपकी होती है ट्यूब की, वो FO+FE होती है, तो वो भी आ जाएगी आपकी। ठीक, आई थिंक सबको क्लियर है, कोई डाउट Yes, नहीं हुआ sir. इसमें तो।
यस सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। सर मैं थोड़ा लंबा सॉल्व करने लग गया था क्या? सर, मतलब m की वैल्यू रख के और फिर f नॉट इक्वल्स टू 4fe रख के ऐसे पूरा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सॉरी ये नहीं है, ये बाद में आएगा, ये है ठीक है, इसमें भी एस्ट्रोनॉमिकल ही है। एस्ट्रोनॉमिकल telescope has angular magnification of magnitude 5 for distant objects. The separation between the objective and the eyepiece is 36 centimeter, and the final image is formed at infinity. तो फोकल लेंथ पूछा आपको, FO and FE, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस आर। ठीक है, निकाल लो, ऑप्शन की जरूरत तो नहीं पड़ेगी मेरे ख्याल से। 6 and 30. 6 and 30, यस, डी ऑप्शन है, अगर ये आपका सही है तो। Done. डन सर। डन, आसान था ये तो। 6 Yes. and 30 डी। ठीक है, तो FO बाय FE का वैल्यू निकाल लेंगे, वहां से फिर FO प्लस FE हमको पता है, वहां से हम लोग सॉल्व करके 6 और 30 निकाल लेंगे। डन सर। डन, सबका डन है ये। ठीक है, अगला है आपका। A simple telescope containing, टेलीस्कोप है पहले तो, containing objective of focal length 60 centimeter, single eye lens of focal length 5 centimeter। इसमें सिंगल बोला है, अगर मल्टीपल होता, टच में होता तो फिर इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। इज फोकस्ड ऑन अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट focus on distant object such that parallel ray come out from the eye lens, eye lens, डायरेक्ट ईयर, ये भी इफ ऑब्जेक्ट सबस्टेंड, लेकिन आगे के लिए इंपॉर्टेंट है, अभी आगे जरूरत पड़ेगी आपको। सबस्टेंड एन एंगल 2 डिग्री एट द ऑब्जेक्टिव, then the angular width of the image is D 1/6। 24. नहीं,
24 बी, अच्छा हाँ बी हो सकता है। Then sir, B option. ठीक है, इजी है भी। ठीक है, मैग्निफिकेशन निकालेंगे FO बाय FE करके 12 आ जाएगा। वहां से फिर हम निकाल लेंगे दोनों, है ना, उससे रेशो से आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। Sun's diameter is 1.4 10 to power 9 and distance from the earth is 10 to power 11 meter. The diameter of its image formed by a convex lens focal length 2 meter will be। ठीक है, ध्यान से करेगा क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ पे टेलीस्कोप की बात नहीं हो रही, एक लेंस की बात हो रही है। टू 2.8 सेंटीमीटर। ऑप्शन में है। चेक कर लेता हूँ मैं। सी आंसर 2.8। सन का डायमीटर दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है आपको, इमेज का बताना है आपको डायमीटर। इमेज का डिस्टेंस तो पता है हमें, फोकस पे बनेगा वो, पैरेलल रे आ रही होंगी तो लगभग पैरेलल रे मान सकते हैं। फोकस पे इमेज बनेगी, उसका डायमीटर कितना होगा, एक मिनट। कर लो। अगर मैं इसका टॉप से एक मान लूँ इमेज और एक यहाँ से मान लूँ, ऑप्टिकल सेंटर से तो ये अनडेविएटेड पास होंगी, तो इनकी इमेज जहाँ भी बन रही होगी यहाँ पे इतनी बन रही होगी, मान लो एफ है, तो अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा।
करो सब लोग सॉल्व। ये ऐसा लग रहा है बैंड होगी, बैंड नहीं होंगी, सीधी जाएंगी। आंसर क्या है सर? कितना आ रहा था? 2.8 सेंटीमीटर। आपका कितना 2.8 आ रहा है 2.8। सर। 2 मीटर को सेंटीमीटर में तो कन्वर्ट नहीं करना ना। 2.8 सेंटीमीटर लिखा फाइनल आंसर। कैसे कर पीछे रहे क्वेश्चन हो? दिखा दो। कैसे कर रहे हो आप बताओ? ये सब मीटर में है। यस सर, तो चेंज करने की जरूरत ही क्या है, मतलब लास्ट में कर लेंगे चेंज। कैसे कर रहे हो आप? सर वही v by u equals to h I upon h o। अच्छा वो लगा रहे हो। डायमीटर इतना है हमारा, लेकिन वो लगाओ कैसे? आप वी बाई यू जो आप लगा रहे हो कैसे लगाओगे यहाँ पे? वो लगेगा नहीं यहाँ पे, लग जाएगा क्या? सर हर चीज तो है हमारे पास, h I फाइंड करना है। अच्छा, बाकी लोगों को क्या लगता है अगर हम मैग्नीफिकेशन का सिंपल जो फॉर्मूला लगाए तो लग जाएगा यहाँ पे, नहीं लगेगा? मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला अगर हम लगाएं वी बाई यू और वहां से निकालने की कोशिश करें तो कैन वी कैलकुलेट दिस? जब आप वी बाई यू करते हो तो आप कह रहे हो मैं कर दूंगा एच बाई इमेज और एच है ऑब्जेक्ट, ऐसे ना? यस सर। लेकिन ये जब होता है फॉर्मूला तब ड्राइव होता है जब ऐसा केस हो आपका कि आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हो और ऐसा इमेज बन रहा हो। यहाँ पे है ही, यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है जो उसके एक्सिस पे नहीं है ना? तो यहाँ से आप लगाओगे तो आपको निकाल नहीं सकते आप। आपको ये तो ऐसे करना पड़ेगा पहले कि इसका आपको मैग्नीफिकेशन निकालना पड़ेगा इस हाइट का। मान लो ये पॉइंट यहाँ पे है, तो इस पॉइंट का जो मैग्नीफिकेशन करके निकालोगे आप, तो मान लो यहाँ पे आया तो ये ए का इमेज बनी यहाँ पे ए डैश पे। फिर ये वाले पॉइंट का मैग्नीफिकेशन निकालोगे, मान लो यहाँ पे आया तो ये बी पॉइंट है, इसका बी डैश पे बनेगा, फिर ये डिस्टेंस आएगा। समझ रहे हो आप? मतलब डायरेक्ट नहीं कर सकते हम लोग क्योंकि एक्सिस पे नहीं है ना रखा हुआ ऐसे, तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगा पाएंगे हम लोग। सर बाई चांस आंसर सेम आ रहा है मतलब? हाँ आ रहा होगा, लेकिन नहीं करना चाहिए वैसे हमें प्रैक्टिकली। ओके ऐसे सर। क्यों नहीं लगा सकते, एक बार और बता दीजिए। क्योंकि हमने जो फॉर्मूला ड्राइव किया है ये ड्राइव हमने तब किया है जबकि हमारे ये एक्सिस पे यहाँ पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट और उसकी फिर इमेज ऐसे बनती है ना? तो मैग्नीफिकेशन भी रखते हैं जब रे हमारी पैरालेक्सियल आती है, तो मतलब इसके पास आ रही होती है एक्सिस के क्लोज में। इसमें रे ऐसे नहीं आ रही, इसमें रे कहीं और से आ रही है। तो ये ऑब्जेक्ट है आपका, अब इसका मैग्नीफिकेशन बोल रहे हो कैसे निकालो? मतलब ऐसे थोड़ी रखा हुआ है, ये तो ऐसे रखा हुआ है, मैंने यहाँ से शुरू ही नहीं हो रहा है, ये शुरू यहाँ से हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम है यहाँ पे। देखो यहाँ पे हम ये कर सकते हैं इस केस में। सर वैसे अगर ये नीट में ऐसा कोई क्वेश्चन आता तो लगाएंगे या नहीं लगाएंगे फिर? नहीं लगाएंगे नीट में, नीट का ही क्वेश्चन, ओके सर। नीट का ही क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, मैंने नीट में आ रखा है ऐसे क्वेश्चन। इसमें जो है देखो क्या होगा, जब ऐसा सन होगा आपका तो ये जो एंगल बनेगा यहाँ पे थीटा और ये थीटा बराबर होते हैं आपस में, ठीक है? ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, ये दोनों थीटा बराबर होंगे क्योंकि ये रे जो है अनडेविएटेड पास होंगी यहाँ से। अब आप कई लोगों को डाउट हो रहा होगा यार फिर मैग्नीफिकेशन कहाँ पे हुआ, ये डाउट हो रहा है किसी को कि अगर थीटा बराबर तो मैग्नीफिकेशन कैसे हुआ? नहीं हो रहा? अच्छा, हमें हुआ था पहली बार हमने पढ़ा था कि यार थीटा अगर बराबर है तो फिर तो कुछ हुआ ही नहीं यहाँ पे तो। चलो ठीक है, अगर नहीं है डाउट तो अच्छी बात है। तो ये थीटा दोनों आपस में बराबर होंगे। अब अगर डिस्टेंस थीटा, कम ज्यादा होगा ना? हाँ डिस्टेंस का फर्क होगा, एक तो डिस्टेंस डिफरेंट होगा बिल्कुल।
तो चलो देखते हैं। तो ये आपका यहाँ पे बना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये जो थीटा है, ये वाला जो थीटा है, थीटा को हम लिख सकते हैं क्या है यहाँ पे, डी बाय यू, इस वाले थीटा को, यानी 1.4 बाय दिस आर्क बाय रेडियस। और यहाँ वाले थीटा को क्या लिख सकते हैं, इमेज हाइट डिवाइड बाय फोकल लेंथ अप्रोक्सीमेटली। ये डिस्टेंस एफ नोट के बराबर होगा लगभग। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं हम अप्रोक्सीमेटली। तो यहाँ से हमारा जो हाइट ऑफ द इमेज आएगा वो आएगा ये। इसको सॉल्व करेंगे अब तो 2.8 इंटू 10⁻⁻² मीटर या फिर 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, करेक्ट है। तो ये थीटा Yes, sir. एफ नॉट कैसे लिए? थीटा वही होता है फिर आर्क बाय रेडियस। जब आपका ऐसा केस होता है कोई, तो हम आर्क अपॉन रेडियस को थीटा बोलते हैं। तो यहाँ पे आर्क क्या होगा, ये आर्क, इसको आर्क मान सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, जो लेंथ है इसकी। और डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस ये होगा, तो ये अप्रोक्सीमेटली इसके बराबर ही होता है, क्योंकि बहुत वैसे नहीं बनेगा, मतलब ऑब्लिक। तो थोड़ा सा अगर हम माने तो इसको ये हो सकता है। इन्होंने भी एक्चुअली यानी यही माना है कि ये रे लगभग पैराक्सियल है। मैंने इस केस में हमने एजम्पशन मान लिया लगभग कि पैराक्सियल है, इसलिए आपके आंसर सेम आ रहे हैं दोनों। तो यहाँ पे अगर हम आर्क बाय डिस्टेंस करें तो हाइट ऑफ द इमेज बाय फोकल लेंथ, एफ नोट होगा यहाँ तक डिस्टेंस। तो इसको और इसको अगर हम बराबर मान लें, लगभग एफ नोट मान लें, तो हमारा आंसर सेम आएगा। मैंने ये आंसर आ जाएगा इसका। क्लियर होगा कैसे आया आंसर, ये एच बाय एफ नोट क्यों लिखा? कोई फॉर्मूला है ये? कौन सा वाला फॉर्मूला, ये वाला आर्क बाय रेडियस वाला? नहीं सर, ये मैंने जो फॉर्मूला लगाया एच अपॉन एफ नॉट। हाँ, नहीं ये कोई फॉर्मूला नहीं है, मैंने आर्क ये बाय रेडियस लिखा, आर्क बाय रेडियस लिखा है बस मैंने तो। ओके सर, ओके ओके, क्लियर हो गया, क्लियर। दोनों आर्क बाय रेडियस लिखे हैं ना, ये भी आर्क है यस और सर, यस। ये इसका डिस्टेंस है, यहाँ पे ये आर्क है और ये डिस्टेंस है एफ नॉट, तो उनको इक्वेट किया। क्लियर हो गया सबको अब? तो सेम आने का रीजन क्या बताया था आपने? सेम आने का रीजन ये है कि हमने भी ये माना है कि एफ नॉट है तो ये भी एफ नॉट है। अगर ये हमने माना तो हमने रे को लगभग ऐसे मान लिया कि ये एक्सिस के पैरेलल ही जा रही है लगभग, ऐसे कुछ। तो सर मतलब बात तो वही हो गई ना फिर से, मतलब इसको हाँ, मतलब हमने मान लिया, नॉर्मली मान लिया इसमें। बिल्कुल। लेकिन अभी आगे देखना भी क्वेश्चंस में फर्क पड़ेगा चीजों में, तो ओके मतलब आपको सर। पता होना चाहिए कि ऐसे ऐसा भी होता है। ये क्लियर हुआ सबको? यस। ओके, अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आई थिंक बोर्ड से है। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि द डाया ऑफ मून is 3.5 into 10 to power 3 kilometer and distance from the earth is 3.8 10 to power 5 kilometer. It's viewed by a telescope which consists of two lenses of focal length 4 meter and 10 centimeter. Telescope which consists of two lenses of focal length 4 meter and 10 centimeter. Find the angle subtended by at the eye by the final image.
आंसर डिग्री में निकालना है। कोई आंसर बोल रहा है क्या? सर यस। सर ये नॉर्मल एडजस्टमेंट है नॉर्मल क्या सर एडजस्टमेंट? ये हाँ यस सर इसमें लिखा नहीं है कुछ, तो नॉर्मल मान के कर लो। करता हूँ जब कुछ नहीं मेंशन होता ना तो हम नॉर्मल मानते हैं, क्योंकि नॉर्मल में आई रिलैक्स होती है, तो ये भी एक चीज होती है। अगर पेपर में कुछ नहीं दिया तो नॉर्मल मान सकते हो। पॉइंट 368 डिग्री नहीं 0.36 तो नहीं आएगा, काफी कम आया। 0.36 आपका जो आ रहा है वो रेडियन तो नहीं आ रहा, ये रेडियन होगा ये। 0.368 रेडियन आ रहा होगा। जो आप आर्क बाय रेडियस से निकालते हो रेडियन में आता है आंसर। ऐसा यूनिट रेडियन है, उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। 180 अपॉन में पाई करके 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 21 डिग्री 21.1 दिया हुआ है यहाँ पे आंसर। करेक्ट, गुड। डन सर। डन, इजी है। तो मैग्निफिकेशन जो होगा एफ नॉट बाई एफ ई होगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है आपको कितना मीटर दिया था वो, 4 मीटर, तो 400 सेंटीमीटर हो गया बाई 10, तो 40 हो गया मैग्निफिकेशन। तो यहाँ पे जो ये वाला थीटा बनेगा जो आपको निकालना है बाय थीटा नॉट। थीटा नॉट आपका हो जाएगा डायमीटर ऑफ मून बाय डिस्टेंस। डायमीटर ऑफ मून यानी 3.5 10 टू पावर 3 बाय डिस्टेंस 3.8 10 टू पावर 5। ये आपका 40 आ रहा है, दोनों का रेशो। इसको सॉल्व करोगे तो ये 3.5 10 टू पावर -2 हो जाएगा। 10 टू पावर 2 को ऊपर ले जाओ तो 100 बाय 3.5 इंटू थीटा इक्वल टू 40 आया। दिस इम्प्लाइज दैट थीटा इक्वल टू 40 इंटू 3.5 बाय 100। ये रेडियन में आएगा, सॉल्व करोगे तो 120 और 20 140 बाय 100, 4 3 12 120 20 140 बाय 100। गलत क्यों आ रहा है मेरा?
40 बाय 10 सेंटीमीटर, 400 बाय 10, मैग्निफिकेशन 40 आएगा, ये तो सही है। डिस्टेंस कितना दिया था? 3.5 10 टू पावर 3 किलोमीटर एंड 3.5 10 टू पावर 5 किलोमीटर 8। ठीक है, 10 टू पावर, अच्छा नहीं सही तो है, 100 ऊपर आएगा, 100 ऊपर चला जाएगा, मैंने गलत कर दिया क्या? 100 ऊपर ही गया, सही है। 3.5 बाय 3.8 नहीं लिखा मैंने, एक 3.8 कहाँ पे था? 3.5 तो ये रहा, 3.8 ऊपर चला जाएगा मान लो, तो 3.8 यहाँ पे मिसिंग था, तो यहाँ पे 3.8 अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, यही आ रहा है सबका, ऐसे ही आ रहा था मतलब। तो ये रेडियन में Yes. यही आ रहा है ना, तो रेडियन में आ रहा है ये। अब इसको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दो, तो 180 अपॉन पाई इंटू 1.4 बाई 3.8, इसको सॉल्व करना पड़ेगा अब। तो लास्ट में ये आना चाहिए फिर। सर ये 40 के इक्वल कैसे हो गया? मैग्निफिकेशन Theta क्या of होता है the आपका? थीटा ऑफ द इमेज बाय थीटा ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये तो मैग्निफिकेशन होता है। तो थीटा आपको निकालना है, इमेज कितना सबटेंड करेगी, और ऑब्जेक्ट का इमेज थीटा निकालने के लिए हमने ये यूज कर लिया, जैसे यहाँ पे यूज किया था डायम आर्क बाय रेडियस, ओके सर। तो डायमीटर अपॉन डिस्टेंस। क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. So 21.22. बोल सकते हो, यहाँ पे 21.1 दिया हुआ है, तो सही है लगभग। तो आई होप कि सबने आंसर लगभग निकाल लिया होगा, पहुंच गए होंगे सब लोग आंसर की तरफ। Yes. ओके, तो अगले क्वेश्चन में मूव कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पे एक पॉइंट आया था निकल के कि अगर हमें मैग्निफिकेशन नहीं दिया, कौन से केस की बात कर रहा है, तो हमने यहाँ पे नॉर्मल वाला केस ले लिया है, एडजस्टमेंट। तो यूजुअली नॉर्मल एडजस्टमेंट करते हैं हम लोग, क्योंकि आई रिलैक्स होती है उस समय। तो अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ तो आप नॉर्मल एडजस्टमेंट से कर सकते हो। बाई चांस अगर आपका ऑप्शन मैच नहीं किया तो बात अलग है, फिर आप उससे दोबारा ट्राई कर सकते हो, लेकिन वैसे नॉर्मल होता है अगर कुछ नहीं दिया हो तो। हम नॉर्मल लेते हैं यूजुअली। A small telescope has an objective length of focal length equal to 150 centimeter and eyepiece of focal length of 5 centimeter. If this telescope is used this telescope is used to view a 100-meter high tower. अब ये टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप आ गई। जब मैंने क्लास स्टार्ट किया था मैंने कहा था सिलेबस में नहीं है। अगर जो लोगों ने नया ज्वाइन किया बताया तो उनको कि जो इस तरह की टेलीस्कोप होती है, यहाँ की ऑब्जेक्ट से रे आ रही होती है, तो यूजुअली वो हम सिलेबस में नहीं होता। हम इन्फिनिटी से मानते हैं नॉर्मल रे आ रही हैं। तो टेरेस्ट्रियल पहले सिलेबस में था, अब नहीं है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि आपके थोड़ा लेंस की प्रैक्टिस हो जाएगी इससे। और अगर आपको किताब में को क्वेश्चन देखोगे इससे रिलेटेड तो आपको डाउट भी नहीं होगा। और एक गैलीलियन टेलीस्कोप होती है इसमें कि हम लोग डाइवर्जिंग लेंस यूज करते हैं, तो वो भी हमारे सिलेबस में नहीं है। तो ये तो मैं नहीं कराऊंगा डाइवर्जिंग वाले, लेकिन ये जरूर कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन। टेलीस्कोप है दिस इज दिस, तो इस 100 मीटर टावर 3 किलोमीटर, फाइनाइट डिस्टेंस आ गया 3 किलोमीटर, है ना, काफी बड़ा डिस्टेंस नहीं है, फाइनाइट डिस्टेंस है। और इससे पहले जब हमने क्वेश्चन किया था शायद वहाँ भी कुछ फाइनाइट डिस्टेंस था। तो यहाँ पे हमने थीटा से किया है फिर सॉल्व, लेकिन यहाँ पे हमें जरूरत नहीं पड़ी उस सब चीज़ों की। पर ये भी एक फाइनाइट डिस्टेंस वाला केस हो गया था। तो 3 किलोमीटर का है यहाँ पे डिस्टेंस अवे
find the height of the final image, when it is formed 25 centimeter away from the eyepiece. So this we have to do. और इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला मत लगाना क्योंकि ये टेरेस्ट्रियल वाला केस है, तो वन बाय वन सोचो क्या क्या होगा मैग्निफिकेशन और क्या क्या हाइट ऑफ द इमेज बनेगी. सर इसमें वो नॉर्मल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला नहीं लगा सकते? नॉर्मल वाला मैंने v बाई यू वाला. नो सर, वो एफ नॉट बाय एफ ई 1 प्लस एफ ई बाय डी. एफ ओ बाई एफ अगर आप लगाओगे यहाँ पे नहीं, यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है. ओके सर. क्योंकि यहाँ पे हमने नॉर्मल रे मानी थी ना, हमने माना था कि जो पहली आपकी इमेज बनेगी वो फोकस पे बनेगी लेंस के. हमने एजम से माना था ना वहाँ पे कि रे नॉर्मल यस आएंगी. सर. अब यहाँ पे हो सकता है कि फोकस पे ना बन रहा हो, उससे आगे पीछे बन रहा हो कि आपका यू जो दिया हुआ है कुछ तो वी भी डिफरेंट आएगा कुछ, तो वो प्रॉब्लम आ सकती है यहाँ पे. तो ये आप मान लो फोकस पे है, तो अगर आप फोकस पे मानोगे लगभग फोकस पे है, डिस्टेंस तो काफ़ी ज़्यादा है ये, तो मान सकते हो फोकस पे है. सर कर सकते हैं यूज? करके देखो दोनों से, देखो फिर क्या आता है. वैसे तो नहीं करनी चाहिए केस में, यूजुअली नहीं करते इनमें. पहले वैसे ही करके देखो बिना यूज करें, डायरेक्ट वन बाय वन करके, फिर करना उसको डायरेक्ट से. अप्रोक्सीमेटली फोकस पे बन रही है इमेज पहली. अप्रोक्सीमेटली फोकस आ रहा है, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया ना, 3 किलोमीटर हो गया और फोकल लेंथ इसकी कितनी हुई है 150 सेंटीमीटर. जैसा फोकस से हल्का सा आगे आ रहा है. अच्छा हाँ, तो लगभग मान सकते हो. देखो निकाल के फिर क्या फॉर्म बन रहा है आंसर, वो लगाते हैं तो. आंसर क्या है? आंसर इसका है 30 सेंटीमीटर.
30 आ गया। कितना आ रहा है? 30 सर टेलीस्कोप वाले से कर रहा है एस्ट्रोनॉमिकल। ठीक है, दोनों से हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा सोचना पड़ेगा उस वहाँ पे। करके देखो एक बार सब लोग। बस इतना है ना, टेलीस्कोप से जो आएगा आपका एंगुलर मैग्निफिकेशन आएगा, तो उसको लीनियर में चेंज करना पड़ेगा आपको। वो दोनों तरीके ठीक है, दोनों तरीके से कर सकते हो। कितना आ रहा है मैग्निफिकेशन, कितना आ रहा है आप लोगों को? आपने जो टेलीस्कोप वालों ने निकाला जिन्होंने एंगुलर मैग्निफिकेशन 36 आ रही है, सबकी आ रही है 36? 36। यस सर। तो ये 36 जो है यस सर। एंगुलर मैग्निफिकेशन आया है, यानी कि जो बिल्डिंग है और जो फाइनल इमेज बना रही है आंख पे, जो इमेज सॉरी ऐसे बनेगी आंख पे, इनका रेशो 36 है इस थीटा का, इन दोनों थीटा का। तो जो ये वाला थीटा है और ये थीटा इमेज का है, ये थीटा ऑब्जेक्ट का था, तो थीटा इमेज बाय थीटा ऑब्जेक्ट इज 36। अब थीटा इमेज कितना बना रही होगी, ये डिस्टेंस कितना होगा, हाइट ऑफ द इमेज बाय 25 सेंटीमीटर, और थीटा वो कितना लिखूं हाइट ऑफ द बिल्डिंग बाय डिस्टेंस, तो ये थीटा होगा, ये यस होगा। सर। तो इनको यहाँ पुट करोगे जब, तो देखो उससे आंसर हमारा आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है सर। आ रहा है, तो कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा समय कि ये एंगुलर मैग्निफिकेशन है, आप लीनियर की बात कर रहे हो, तो दोनों में थोड़ा सा कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। सर ये M36 कैसा है? M36 कैसा है? फॉर्मूला डायरेक्ट FO बाय FE 1 प्लस FE बाय D, है ना। FO में दिया हुआ है, FE दिया हुआ है। ओके। ठीक है, डन सबका। फिर इस फॉर्मूले में वजह से एफ नोट को वी नोट ले लिया, वी नोट को कैलकुलेट करके फिर करें तो हो सकता है। हाँ, उससे अगर करेंगे तो उससे भी आ जाएगा, क्योंकि बहुत कैलकुलेशन जा रहा था। हाँ, लेकिन वी नोट जो आ रहा होगा ना, वो एफ नोट के आसपास ही रहा होगा लगभग। कितना आ रहा है वैल्यू अगर आप निकालोगे तो डिस्टेंस थोड़ा काफी, कम आ रहा है उससे। हाँ थोड़ा बहुत ही फर्क आ रहा होगा, ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा होगा। तो आपका आंसर लगभग सेम आएगा, दोनों तरीके सही हैं, आसपास ही आंसर आएगा दोनों में। सर स्मॉल एंगल्स लेके करते तो क्या होता है, 10 बीटा अपॉन में 10 अल्फा। तो एंगल लेके तो किया, मतलब ये जो डेरिवेशन आपने किया था ये 10 बीटा अल्फा लेके तो किया था आपने? यस सर। सर मतलब शायद उसमें लास्ट स्टेप में चेंज करना होता है ना, h बाई डी करके, एक तरीका जब इसका 10 ये, बीटा निकलता था। हाँ ये तरीका हो सकता है। दूसरा कि हम ऐसे करते हैं कि पहले हम इसको एंगल बनाते हैं, यहाँ पे हम ये मानते हैं कि भाई ये है केस, तो ये एंगल दोनों बराबर होंगे, जैसे हमने पहले किया था क्वेश्चन में। मान लो ये एंगल अगर बराबर है, तो ये आपका 100 मीटर है, ये 3 किलोमीटर है, दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय फोकल लेंथ, ये पहली इमेज है। तो वी वुड राइट कि 100 बाय 3000 इक्वल टू FO बाय H ऑफ द इमेज, ये पहली इमेज बनी जो, सॉरी मैंने उल्टा कर दिया, HI बाई FO आएगा। तो यहाँ से कितना आएगा हाइट ऑफ द इमेज अगर निकालोगे तो? फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव का कितना दिया था हमें? 150, सेंटीमीटर में आ जाएगा जो भी आएगा, 30 से ये काट लो, तो H इमेज जो आएगा 5 आ रहा है सर। 5 आ रहा है। ये पहला भी, अभी तो पहली बार इमेज बनी है ना। अब दूसरा लेंस आया सामने, अब ये मैग्नीफाइड करेगा इसे,
आप क्या फार्मूला लगाओगे? अब यहाँ मैग्निफिकेशन का फार्मूला लगा सकते हैं, जो सिंगल मैग्निफिकेशन का आपने पढ़ा है ना, क्योंकि जो फाइनल इमेज बनेगी वो डी पे बन रही है। तो जब डी पे इमेज बनती है तो सिंगल लेंस का मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या होता है? भूल गए? सिंपल माइक्रोस्कोप, ये नहीं था फार्मूला? यस सर। डी बाई एफ, तो बस इसका एफ ले लेंगे। एफ कितना दिया हुआ है इसका? 5 आई पीस का, तो ये आ जाएगा 1 + 5 सॉरी 25/5 यानी कि 6 हो गया मैग्निफिकेशन। तो इसके इसमें 6 होगा, तो हाइट यहाँ पे 5 थी, तो अब कितनी हो जाएगी फाइनली? 30। बिल्कुल, 6 से आपका हाइट ऑफ द इमेज आपकी 5 है, 30 हो जाएगी फाइनली। यस सर। तो ऐसे भी कर सकते थे। सर ये छोटा पड़ेगा, इसी से कर लेंगे। हाँ, आपकी मर्जी है, छोटा बने आप, जो आपको सुटेबल लगे। दोनों बराबर है वैसे तो मेरे ख्याल से कैलकुलेशन में तो, लेकिन जो आपको अच्छा लग रहा है, मतलब जो आपको समझ में आ रहा है, वो यूज कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? ये दोनों तरीके क्लियर हुए जो हमने किए? यस सर। तो 1 बाय 1 भी कर सकते हैं या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, पूरा एक टेलीस्कोप मान के। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर 1 मिनट, नेक्स्ट स्लाइड दिखा दीजिए। डन? 1 मिनट। यहाँ मैं एम ई लिख देता हूँ ना, मैंने एक ही बार मैग्निफिकेशन निकाला है, क्योंकि मैं M2 नहीं लिखते, एम ई लिख देता हूँ बस। यहाँ तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, मैग्निफिकेशन नहीं लगाया मैंने, सीधा किया है एंगल से। डन सर। ओके, the focal length of the lenses of an astronomical telescope are 50 centimeter and 5 centimeter। इसमें से ऑब्जेक्टिव वाले की कितनी होगी फोकल लेंथ? 50। FO बाई FE होता है ना, तो FO वाला ज्यादा होगा, ज्यादा भी होता है वो। चलो, हालांकि यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था, लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप व्हेन image is formed at least distance of distinct vision। तो कितनी टेलीस्कोप की लंबाई होगी? $54.1। मैंने ऑप्शन में कौन सा है? 54। 54 कौन सा ऑप्शन आ रहा है? 6 चौके 24, 6 पंजे 30। डी वाला। डी वाला हो। डी वाला।
एक मिनट चेक कर लेता हूँ 60 Yes, sir. डी करेक्ट आंसर है। आया बाकी लोगों का आंसर? कर रहे हैं अभी सॉल्व। आप यहाँ जैसे यहाँ टहलते हो ना एक पॉश कॉलोनी में चले जाओ टहलने, आपको तो आसान लग रहा है बिल्कुल खराब है, सच्चाई है। आप मुसलमान आपको मारते हो। डन बाकी लोगों का? Focal length of the lens of astronomical telescope is 50 and 5 FO by FE। FO वाला बड़ा होगा, ऑब्जेक्टिव वाले का 50 है, आई पीस का 5 है, तो डायमीटर भी बड़ा होता है इसका और ये भी बड़ा होता है। लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप बतानी है आपको और फाइनल इमेज आपकी डी पे बनती है। तो फाइनल इमेज डी पे बनती है, तो ये तो पहली इमेज जो बनेगी तो फोकस पे बनेगी, तो ये तो 50 होगा, ये 50 होगा, ये आपको निकालना है ये कितना होगा। अगर आपने ये निकाल लिया तो दोनों को ऐड करके लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप आ जाएगी। अब ये कैसे निकालोगे? आपको यहाँ पे एफ पता है, वी पता है, फाइनल इमेज आपकी लीस्ट डिस्टेंस पे बननी है, तो आपको एफ पता है, वी पता है, आपको यू निकालना है, तो यू निकाल लो, बस आपका आंसर हो गया। ये चाहिए हमें इसका मैग्नीट्यूड यूई का। तो बाकी लोग भी निकालो, सब लोग फटाफट से। कल आपकी 2 क्लासेस हैं, है ना? अभी टाइम टेबल आया मेरे पास, 4 से 5:30, 6 से 7:30। सर दोनों आप ही लोगे? हाँ दोनों मैं ही लूंगा, नहीं लेनी?
नहीं सर, आपने बोला था ना कल। हाँ कल नहीं लूँगा मैं, अगले सॉरी वो सर अगले हफ्ते से लेंगे आपका, क्योंकि मेरा टॉपिक ज़्यादा है, सर को तो कम टाइम लगेगा, तो सर को अगले हफ्ते से लगेगा मॉडर्न फिजिक्स। सर आप ही ले लीजिए, कोई बात नहीं सर, इतना जल्दी करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को नहीं है ना, जेई वालों को तो है। यस सर। और मॉडर्न फिजिक्स वैसे भी आप लोग कर चुके हो ना ऑलरेडी, इतना ज़्यादा है नहीं, मैं क्वेश्चन करा दूंगा, रिवीजन वगैरह करेंगे तो मैं क्वेश्चन करा दूंगा आपको मॉडर्न के भी, ऐसा नहीं है। पढ़ पढ़ लो बस आप, क्योंकि वही चीज़ दोबारा दोबारा रिपीट करेंगे, वो रेडियस वेडियस वो सब यार पढ़ाई हुआ है आपने। फिर फिजिक्स कोई और पढ़ाएगा? हाँ मैंने कल डिस्कस किया था, कल शायद क्लास में नहीं होंगे, कि हम लोग क्लास बढ़ाएंगे और मेरी क्लास भी बढ़ेगी और एक और सर आएंगे, वो भी साथ में पैरेलल में शुरू करेंगे। तो मैं स्टार्ट करूंगा वेव ऑप्टिक्स कल की क्लास से, और वेव के बाद मैं मूव करूंगा सेमीकंडक्टर पे। सर जो है स्टार्ट करेंगे मॉडर्न फिजिक्स से, और सेकंड पार्ट वो कराएंगे वो वाला कम्युनिकेशन। तो ये पैरेलल में चलता रहेगा आपको। सर और किसी सब्जेक्ट की क्लास होगी? देखते हैं क्या टाइम टेबल बनता है, अभी तो हमें काफ़ी रिक्वायरमेंट है, 20 क्लास तो हमें चाहिए फिजिक्स में भी कम से कम, तो देखते हैं कितनी क्लास होती हैं, किस किस की लगती है। सर जूलॉजी की तो लगवा दीजिएगा। जूलॉजी में बाकी है कुछ अभी? सर 11th का लास्ट वाला जो पोर्शन था ना, वो हमने बहुत जल्दी लिख गया था, काफी छूट गया था उसमें। अच्छा ठीक है, लगवा देंगे, तो बहुत टाइम है तुम्हारा तो यार, मेडिकल वाले क्यों इतना कर रहे हो। और तो यस सर। तुम्हें तो ढंग से करवाएंगे पूरा, रगड़ रगड़, तुम्हें तो रगड़ना भी ढंग से, जेई वालों को भी रगड़ना, तुम लोगों को आराम से रगड़ेंगे धीरे धीरे। ओके सर। कल ये सबने आंसर आगे सबका नहीं आया। सेकंड केस में एफ ओ पता है आपको 5 सेंटीमीटर है, यू आपको निकालना है, वी आपका -25 सेंटीमीटर है, तो फॉर्मूला लगाओ सीधा, क्या आएगा 1/u + 1/f हो जाएगा। 1/u गलत कर दिया मैंने, u तो हमें निकालना ही है, तो 1/u माइनस वाले इधर लेंगे तो 1/f - 1/v = 1/u हो जाएगा। तो 1/f आपका है 5, v है -25 तो प्लस का 25, एलसीएम 25, ऊपर 5, 6/25 आ जाएगा, तो u आपका 25/6 आ जाएगा। बस 50 + 25/6 कर लो, 50 प्लस यही कर लेते हैं, तो 6 पंजे 3, तो 300 हो गया, 325 हो गया, ये बाय 6 आ गया आंसर। क्लियर हुआ नहीं हुआ बाकी लोगों को जिनका नहीं आ रहा था Yes. आंसर? अच्छा कोई ऐसा है जिसको आंसर नहीं आ रहे हैं वो ना हो? जब मैंने 12th क्लास की थी मेरा सबसे वीक टॉपिक यही था फिजिक्स में, शायद जो मुझे ध्यान आ रहा है, टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप, क्योंकि उसमें बहुत सारे उसमें ना वो भी थे टेरेस्ट्रियल वाली, और बहुत सारे फॉर्मूले होते थे रटने वाले, रटना मुझे पसंद नहीं था। अब तो आपके कम हो गए, खैर फॉर्मूले लिमिटेड है। सर आसान ही लग रहा है। हाँ तो आपने अगर सिस्टमेटिक कर लिया ना, काफ़ी प्रैक्टिस भी कर ली क्वेश्चंस की, हमें जब टीचर ने कहा तो ना 1-2 क्वेश्चन करके खत्म कर दिया उस टाइम पे, तो मेरे को भी समझ में नहीं आया करना क्या है। उन्होंने कहा कि फॉर्मूले पढ़ लो वही लगाने हैं, तो गड़बड़ हो गया था। खैर तो अभी किसी को ऐसा लग रहा है मेरी तेरी कंडीशन में तो नहीं है कोई, जैसे कंडीशन मेरी थी वैसे तो नहीं है ना किसी की, जिसको समझ में ना आ रहा बिल्कुल भी नहीं है, आई होप। नहीं है सर। Yes, sir. नहीं है। चलो फिर तो ठीक है। ओके वैसे भी बोर्ड में डेरिवेशन आते हैं, तो बोर्ड में डेरिवेशन में ज़्यादा फोकस करते थे टीचर, कहते हैं डेरिवेशन पढ़ लो, न्यूमेरिकल कम कराते थे ना। चलो अब जो है एक टाइप की टेलीस्कोप हमारी रह गई है, वो कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारे हो गए सारे, आप लोग अब काफ़ी ढंग से कर सकते हो क्वेश्चन, आई थिंक सारे क्लियर हैं आपको। माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप बिल्कुल ढंग से हमने कर लिए हैं क्वेश्चन। जब भी आपको कभी वो लगे तो एक बार दोबारा से कुछ टाइम बाद, 1-2 हफ्ते बाद दोबारा से गो थ्रू कर लेना सारे क्वेश्चंस, खुद ट्राई करना एक बार, तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको।
अब एक हमारी और टेलीस्कोप बाकी है जो है रिफ्लेक्टिंग टाइप, छोटा सा टॉपिक है। सर लास्ट टॉपिक है। हाँ इसका लास्ट है रे ऑप्टिक्स का। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। तो आपने जो टेलीस्कोप अभी यूज़ किया उसमें दो लेंस आप यूज़ करते हो, ऑब्जेक्टिव और आईपीस। ऑब्जेक्टिव वाला बड़ा होता है काफ़ी। तो जब बड़ा लेंस आप यूज़ करते हो एक्चुअली तो उसमें ना क्रोमेटिक एब्रेशन आते हैं। क्रोमेटिक एब्रेशन मतलब वो अलग अलग कलर के लिए अलग अलग फोकल लेंथ शो करता है, तो अलग अलग कलर अलग अलग जगह कन्वर्ज होंगे। आपने क्वेश्चन भी किए थे ध्यान, है ना। तो ये अलग अलग शो होता है। स्फेरिकल एब्रेशन भी हो जाता है। स्फेरिकल एब्रेशन मतलब कि अ, बड़ा आपका ये है तो इस रे के लिए वो अलग फोकल लेंथ शो करेगा जो ऊपर आ रही होंगी, और नीचे जो एक्सिस के पास आ रही होंगी उनके लिए फोकल लेंथ अलग शो करेगा। तो बड़े लेंस में प्रॉब्लम आती है। तो जो नॉर्मल टेलीस्कोप होती है आपकी उसमें क्रोमेटिक एब्रेशन, पहले काफी डिटेल में था ये टॉपिक, क्रोमेटिक एब्रेशन के बारे में बता रखा था थोड़ा बहुत, अब इतना नहीं बताते। क्रोमेटिक मतलब अलग अलग कलर के लिए अलग अलग बिहेव करना। और स्फेरिकल एब्रेशन। तो ये दो प्रॉब्लम होती है नॉर्मल टेलीस्कोप में। तीसरी होती है कि लेंस होता है, लेंस काफी भारी होते हैं तो उनको भी हैंडल करना, उनकी फिर पॉलिशिंग करना, तो ये फिर प्रैक्टिकल कुछ प्रॉब्लम आती है उसमें। तो एक रिफ्लेक्टिंग टाइप की टेलीस्कोप थी जो कि डिजाइन करी गई। तो दो हमारे पास यहाँ पे केस हैं। जो सबसे पहले डिजाइन की गई उसको हम बोलते हैं कैसेग्रेनियन टेलीस्कोप। कैसेग्रेनियन टाइप। दूसरी है न्यूटोनियन टाइप। तो कैसेग्रेनियन ने क्या किया, उसने बोला कि जब रे आ रही हैं तो आप रे को इंस्टेड ऑफ लेंस से आप मिरर यूज कर लो पैराबोलिक ऐसे, और उस पर टकराओ। उस पर टकरा के एक जगह पे कन्वर्ट हो जाएंगी ये। यहाँ पे एक और मिरर यूज कर लो और ऐसा यूज करो कि ये जाके फाइनली फिर लेंस में चली जाए। यहाँ पे लेंस लगा लो अब। तो ये आपका आई पीस है। और ये आपका ऑब्जेक्टिव की तरह बिहेव करेगा। ये मिरर है जो कि ऑब्जेक्टिव की तरह बिहेव करेगा। और ये सेकेंडरी मिरर है पीछे। तो यहाँ पे आपने एक ही लेंस यूज किया तो क्रोमेटिक एब्रेशन काफी हद तक कम हो जाएंगी। काफी हद तक हमारी कम हो जाएंगी ये, ठीक है। तो सेकेंडरी मिरर है हमारा। तो ये जब हम करते हैं तो हमारा ये सब जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो इसका अगर हम मैग्नीफिकेशन निकालते हैं तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला वही आता है एफ ओ बाई एफ ई। बस फर्क क्या पड़ जाता है यहाँ पे कि यहाँ पे एफ ओ की जगह पे आर बाय टू ले लेते हैं हम लोग, जो हमारी फोकल लेंथ ऑफ द मिरर होती है, और एफ ई सेम रहता है। ठीक है, तो बस यहाँ पे ये इसकी थ्योरी में और कुछ नहीं है। दूसरा न्यूटोनियन टाइप है, वो देख लेते हैं। ये क्लियर हुआ सबको यहाँ तक? यस सर। ओके। दूसरा हमारा न्यूटोनियन टाइप है। इसे रिफ्लेक्टिंग बोलते हैं क्योंकि रिफ्लेक्टिंग है ना। तो न्यूटन ने बस इसमें प्रॉब्लम क्या आई जो कैसेग्रीन वाली थी, इसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि ये मिरर ना काफी जगह घेर लेता है। ये जगह घेरता है तो काफी रे को ये रोक लेता है, जो रे यहाँ से आ रही होंगी। तो यहाँ पे कम रे आ पाती है इसके अंदर, आई पीस के अंदर। तो इंटेंसिटी थोड़ा कम हो जाती है। तो न्यूटन ने थोड़ा सा डिजाइन चेंज किया इसका। तो न्यूटन ने बोला कि आप ऐसे कर लो इसे कि ना, एक तो यहाँ पैराबोलिक टाइप का वो था। उसने कहा कि जो रे आ रही हैं, सर इसी में चेंजेस किए थे न्यूटन ने। कैसे ग्रेडियन का ही एडवांस वर्जन दिया था उसने। उसने कहा कि यहाँ पे ना ऐसा मिरर ले लो एक, ऐसे टाइप का। ये मैंने एक जगह पे बना दी, एक पॉइंट पे नहीं आएंगे, अलग अलग पॉइंट पे आएंगे।
तो ऐसा उसने कहा कि एंगल वेंगल लो इनका, ताकि ये जो है टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होंगी, और रिफ्लेक्ट होके जो है ये आई पीस में चली जाएंगी। तो उसने यहाँ पे मिरर ऐसा कर दिया, ठीक है, तो ये फिर आई पीस में चली गई। तो इसने जो मिरर लिया यहाँ पे, फ्लैट मिरर ले लिया एक तरह का, है ना, तो उसने जो है फ्लैट मिरर ले लिया। प्लेन मिरर ले लिया और ये पैराबोलिक लिया। तो पैराबोलिक में काफ़ी हद तक आपके जो है, और जो है ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं स्फेरिकल एब्रेशन वाली कम हो जाती हैं। तो उसने यहाँ पे पैराबोलिक मिरर और फ्लैट मिरर ले लिया। इसके लिए हमारे पास कोई फार्मूला वगैरह नहीं दिया हुआ कि इसका मैग्नीफिकेशन कितना होगा, क्या होगा, तो बस यही है इसमें थ्योरी में। अब इसके सर एडवांटेजेस, पूछा क्या जाता है इससे? जिससे ये न्यूमेरिकल भी होता है, कभी कभी ये पूछ लेते हैं, और इसके डायग्राम पूछ सकते हैं कैसे कैसे दिखता है दोनों में न्यूटन और ये क्या होता है, और इसके एडवांटेजेस देखते हैं क्या है। सर नीट में क्या आएगा ये न्यूटोनियल वाले से? नीट में नहीं आती सब चीज़ें, नीट में नहीं पूछते न्यूटन वाला ये सब। बहुत ज़्यादा आएगा कभी तो ये पूछ लेंगे बस, ये वाला फॉर्मूला बेस। ओके सर। एडवांटेजेस ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। तो इसके एडवांटेजेस क्या है रिफ्लेक्टिंग टाइप के? तो जैसे हमने बात की कि यहाँ पे जो है क्रोमेटिक एब्रेशन नहीं होता, क्योंकि मिरर की लेंस की जगह पे आप मिरर यूज कर रहे हो। मैंने कम होगा, ऐसे भी नहीं हो सकता नहीं होगा, लेकिन कम होगा। नो क्रोमेटिक एब्रेशन एज mirror is used instead of lens. सेकंड, स्फेरिकल एब्रेशन भी कम हो जाएंगे, स्पेशली जब आप पैराबोलिक मिरर यूज करोगे। तो स्फेरिकल एब्रेशन मतलब क्या है? स्फेरिकल एब्रेशन मतलब ये होता है, देखो कि हम लोग ये बोलते हैं ना, ये मिरर है, ये रे आ रही है मान लो सारी पैरेलल रे, और ये आ रही है सब एक पॉइंट पे आके मिलेंगी, ऐसे सब एक पॉइंट पे आके मिलेंगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो रे होती है ना, अगर आप एक्चुअल डायग्राम वगैरह एंगल एंगल बना के देखोगे, तो ये रे अलग अलग पॉइंट पे मिलेंगी। जो रे दूर आ रही होंगी, मार्जिनल रे जिन्हें बोलते हैं, और जो आपकी ये वाली रे हैं पैरेक्सियल रे जिसके पास आ रही हैं, वो दोनों अलग अलग पॉइंट पे मिलती हैं। ये हो सकता है अलग पॉइंट पे मिले और ये अलग पॉइंट पे मिले, जब मिरर से टकराने के बाद, है ना। तो अलग अलग पॉइंट पे अगर ये मिलेंगी, कन्वर्ज होंगी, तो ये अलग अलग शो कर रहा है फोकल लेंथ दोनों के लिए। इसके लिए अलग फोकल लेंथ शो कर रहा है, इसके लिए अलग फोकल लेंथ शो कर रहा है। तो ये एक एब्रेशन है, मतलब मिरर का एक प्रॉब्लम है कि वो एक जगह पे उसमें कन्वर्ज नहीं कर पा रहा। तो ये पैराबोलिक में नहीं होता है प्रॉब्लम। ओके सर। सर बिल्कुल नहीं होगी। कम हो जाएगी काफ़ी। जिन्होंने पैराबोला वगैरह पढ़ा होगा उनको पता होगा प्रॉपर्टी कि पैराबोला एक बहुत ही पैरेलल रे के लिए क्या करता है, ये पैरेलल उसके लिए क्या कर सकता है। फोकस पर रिफ्लेक्ट कर देता है। हाँ, तो आपने प्रॉपर्टी वगैरह पढ़ी होंगी ना उसकी, मैंने जो टेंजेंट नॉर्मल और उस सब जो रेवे का जो भी है सर कहाँ पढ़नी थी वो? मैथ्स में। सर मेरे पास भी है, मैंने नहीं पढ़ी। अरे तो तुम लोगों ने आईटी लेवल पे नहीं पढ़ा होगा ना, तुमको तो बेसिक होगा तुम्हारा, तो वर्टेक्स वर्टेक्स पढ़े होंगे तुम लोगों ने, तो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ वगैरह पढ़ी होगी तुमने बस। यस सर। इन लोगों वो ने भी भूल भूल गए। इन लोगों ने डिटेल में पढ़ा होगा ना सर। spherical variation is reduced as parabolic mirror is used. पैराबोलाइड बोलेंगे वैसे तो, से क्योंकि ये 3 डायमेंशन है, पैराबोलिक टू डायमेंशन होता है। पैराबोला तो 2 डायमेंशन में होता है, इसको हम पैराबोलाइड बोलते हैं।
तो ये इसका फ़ायदा हुआ। ठीक है, यहाँ पे इमेज ब्राइटर होती है क्योंकि आप बड़ा मिरर यूज़ कर सकते हो, काफ़ी बड़ा मिरर। लेंस को बड़ा यूज़ करोगे तो उसके क्रैक होने के चांस होते हैं, उसको हैंडलिंग डिफिकल्ट हो जाती है, लेकिन आप मिरर बड़ा भी यूज़ कर सकते हो, तो इमेज इज ब्राइटर। पॉलिशिंग के वो कम हो जाते हैं कॉस्ट, इसको रेगुलर पॉलिशिंग भी चाहिए होती है, तो मिरर में हमें एक साइड को पॉलिश करनी होती है, लेंस में दोनों तरफ करनी होती है। पॉलिशिंग एंड ग्राइंडिंग। ठीक है, और इसका फिर लेंस वे कम होता है। वेट इज लेस एज वेल। दूसरा फायदा क्या होता है कि इसको जब हम सपोर्ट करते हैं, जैसे हम लेंस को सपोर्ट कर रहे हैं मान लो, तो लेंस को जो सपोर्ट आप करोगे तो लेंस को आप केवल किनारा से सपोर्ट कर सकते हो, रिम से। कोई भी चीज़ अगर मान लो लोहे से आप सपोर्ट करोगे तो रिम से कर सकते हो, आप बीच में तो लगा नहीं सकते लोहे को, क्योंकि बीच में लगाओगे फिर आपकी रे रुक जाएगी। लेकिन मिरर को तो कहीं से भी सपोर्ट कर सकते हो, तो ये सपोर्टिंग इसकी ईजी है। ठीक है, लेंस जो होता है केवल रिम पे सपोर्ट कर सकते हो आप। तो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इतना आसान नहीं होता चीज़ों को जब करते हैं ना हम लोग। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं तो बहुत थियोरेटिकल पढ़ रहे हैं, अभी प्रैक्टिकली बहुत चीज़ें डिफरेंट होती हैं। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द टेलीस्कोप। तो यहाँ पे हमारा टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप ये वाला टॉपिक यानी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाला जो टॉपिक है वो ख़त्म हुआ, और रे ऑप्टिक्स भी आपका ख़त्म हो गया। तो हमने जो पढ़ा था अभी रे ऑप्टिक्स पढ़ा है हमने, इसको माना है कि ये एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है आपकी लाइट, और रे चल रही है ये। अब आगे जो है वेव ऑप्टिक्स है। तो जो लाइट होती है वो वेव की तरह बिहेव करती है, और वेव आपने देखा होगा कि वेव जो होती है वो बेंड कर जाती है थ्रू द एज ऑफ द सरफेस। क्या बोलते हैं उसको, फिनोमिना को आप लोगों ने पढ़ा होगा अगर। रे जो है बेंड कर जाती है फ्रॉम द एज ऑफ द सरफेसेस और द स्लिट्स। क्या बोलते हैं उस फिनोमिना को? डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन। केमिस्ट्री में ध्यान आया कहीं पे आपका डिफ्रैक्शन टॉपिक? नहीं सर, उसमें थोड़ी है। इलेक्ट्रॉनिक डिफ्रैक्शन आपने देखा कहीं में, इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन हुआ होता हुआ? नहीं देखा आपने? जो इलेक्ट्रॉन आपका होता है, इलेक्ट्रॉन की भी एक वेवलेंथ होती है, आप लोगों ने देखा है, उसकी वेवलेंथ निकाली होगी। क्या फॉर्मूला होता है? h/p। h/p। तो इसकी एक वेवलेंथ होती है, तो ये वेव की तरह बिहेव करता है। इस समय मैटर वेव होती है, तो मैटर वेव की तरह बिहेव करता है, तो उस टाइम भी इसका डिफ्रैक्शन शो होता है इलेक्ट्रॉन का, और उसकी जो कैलकुलेशंस होती हैं वो हम मैटर वेव की वेवलेंथ निकाल के मैंने वहां से हम सॉल्व करते हैं उसको। तो और वो एग्जैक्ट आती है कैलकुलेशन, मतलब जो आना चाहिए, जहाँ पे उसे डिफेक्ट होना चाहिए उतना डिफेक्ट होता है। यानी ये मैटर वेव का जो कंसेप्ट है केवल थ्योरेटिकल नहीं है, प्रैक्टिकल है ये। समझ रहे हैं आप लोग? अभी जब लाइट की आप क्वेश्चन करोगे, लाइट में आप उसको वेव मान के सॉल्व करोगे, तो जो आंसर आएगा वैसे ही अगर आप सेम डेरिवेशन इसके लिए करोगे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स के लिए, तब भी वही आंसर आएंगे सेम, और वही ऐसा होता भी है। तो दे आर द वेरी रियल कंसेप्ट। तो लाइट जो है वो वेव नेचर भी शो करती है। तो वो जो वेव नेचर है उसमें क्या क्या उसकी प्रॉपर्टी होती हैं, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट उसे प्रूव करते हैं, और वेव नेचर से हम क्या क्या प्रूव कर सकते हैं उससे, वो सब हमें देखना है। इंटरफेरेंस का इसमें टॉपिक आएंगे, आप लोगों ने 11th क्लास में भी पढ़ा था इंटरफेरेंस, ध्यान से आपको ध्यान होगा। 11th क्लास में कोई ऐसा बच्चा जो 11th में नहीं था हमारे साथ, 12th में आया जिसने इंटरफेरेंस वगैरह नहीं पढ़ा था? अच्छा, लेकिन बेसिक थोड़ा तो बताना ही पड़ेगा आप लोगों को। तो इंटरफेरेंस वाला जो हमारा है, दोबारा हम लोग एक बार हमने वेव्स में पढ़ा था, उसको बेसिक को दोबारा देखेंगे, उस पर बेस पे। सर एक बार रिवाइज भी कर लेंगे हम पहले से।
हाँ, आप लोग भी एक बार देख के आना कि कल की क्लास में ही कुछ कुछ शुरू हो जाएगा। तो कल की क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है, वेव ऑप्टिक्स को। ओके, चलिए तो यस सर। अभी क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं आज की क्लास को, क्योंकि अब अगला टॉपिक शुरू है यहाँ से, और वेव ऑप्टिक्स को फिर जो है कल से स्टार्ट करते हैं। ओके, यस सर। चलिए तो सी यू टिल द नेक्स्ट क्लास। गुड नाइट सर। गुड नाइट ऑल।